नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का, जिसका नाम है एज यू लाइक इट। जी हाँ दोस्तों, जो आपका मन करता है वो इसको आप नाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ कहना जाता है टाइटल इस प्ले का, एज यू लाइक इट, जिसे रिटन लिखा गया था समवेयर बिटवीन 1598 टू 1599 और इसे पब्लिश किया गया था, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था इसे 1623 में जो आया था। शेक्सपियर के प्ले का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसी फोलियो में इसको पब्लिश किया गया था। इसी की कहानी की हम डिस्कस करेंगे, इसी नॉवल को, इसी प्ले को डिस्कस करेंगे हम आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, हालांकि कुछ क्रिटिक्स के द्वारा लिखाया गया है कि ये प्ले शेक्सपियर की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता है, मतलब जितना शेक्सपियर का माना जाता है उस लेवल का प्ले नहीं है। शेक्सपियर की जो क्वालिटी है उस लेवल का प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि बहुत बढ़िया प्ले है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। आपको बता दूं, मैं कहानी शुरू करने से पहले, इस प्ले में दो सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है अंडर द ग्रीन फ्रूट ट्री और दूसरा है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ब्लो ब्लो द विंटर विंड एक बहुत बढ़िया लिरिक है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की पोइम है ये, इसको चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया पोइम है ये। और दूसरा सॉन्ग है इसका अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अंडर द ग्रीन वुड ट्री सेम टाइटल है थॉमस हार्डी के नॉवल का अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जिसे पब्लिश किया था थॉमस हार्डी ने 1872 में, और उसका जो टाइटल है वो इससे लिया गया है, विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है, एज यू लाइक इट। तो चलिए समय ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, प्ले की शुरुआत होती है, हमें सबसे पहले प्ले में मिलने को मिलता है हमें ऑरलैंडो, जो कि प्रोटैगनिस्ट है हमारे प्ले का, मेल हीरो भी हम इसे कह सकते हैं ऑरलैंडो को। ऑरलैंडो एडम से बात कर रहा था कि उसका जो भाई ओलिवर है, बड़ा भाई है, वो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। इसका एक और बड़ा भाई है जिसका नाम है जैकस डी लॉरेंस, जैकस डी बॉयस। तो वो अलग कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो प्ले में बिल्कुल भी अपीयर नहीं करता है। और इनके फादर का नाम था सर रोलैंड डी बॉयस, और वो जो था, और जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसने विल में लिखा था कि अपने तीनों बेटों के नाम हालांकि प्रॉपर्टी करके गया था, लेकिन इन सभी का अधिकार दिया था उसने ओलिवर को, बड़े भाई को। उस टाइम पे इंग्लैंड का कानून भी यही था कि जो भी बड़ा भाई होता था उसी के नाम की सारी प्रॉपर्टी होती थी, और जो बाकी के नाम की जो प्रॉपर्टी होती थी वो भी उसके भाई के अंडर ही होती थी। मतलब वो अगर चाहे तो उन्हें दे सकता था, वो अगर चाहे उन्हें नहीं दे सकता था। तो सारे अधिकार उसकी प्रॉपर्टी के ओलिवर के पास थे, और उसकी एजुकेशन का भी ओलिवर को ही ध्यान रखना था, उन दोनों की एजुकेशन का भी। हालांकि जैकस को काफी, जैकस डी बॉयस था जो जो मिडिल एज का भाई था, मिडिल का भाई था, उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही थी, वो कॉलेज में पढ़ रहा था। लेकिन जो ऑरलैंडो है, इसको बिल्कुल भी, इससे ओलिवर सारा काम करवाता था और इसे प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे रहा था। तो वो एडम से बात कर रहा होता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे इसी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, और ये सही बात नहीं है। और मीनवाइल हमें पता चलता है कि ऑरलैंडो ने जो है एक बहुत ही बड़ा हमारा चार्ल्स है, एक रेसलर है ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट का, एक रेसलर है चार्ल्स, बहुत ही बड़ा रेसलर है वो, उसे उसने चैलेंज कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और ऑन दी अदर हैंड जो ओलिवर है, जो बड़ा भाई है ऑरलैंडो का, वो चार्ल्स के पास जाता है, उसको बढ़ाता है, वो भड़काता है, बोलता है कि मेरा भाई बोल रहा है कि वो तुम्हें जान से मार देगा, और मैं भी तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम भी उसे जान से मार देना, मुझे उसकी मौत का कोई दुख नहीं होगा ऐसे एज कोई, है ना। तो वो चार्ल्स को एक तरह से भड़का देता है और बोलता है कि भाई तुम देख लेना ऐसे, मतलब मार देना जान से अगर मौका मिले तो। चार्ल्स को भी गुस्सा आ जाता है, बोलता है तो वो रेसलर ही है ना, तो रेसलर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बोलता है ठीक है आने दो ऑरलैंडो को। और मीनवाइल हमें पता चलता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है, उसने अपने जो बड़ा भाई है ड्यूक सीनियर को यूसर्प कर दिया और उसे उसके कोर्ट से निकाल दिया, उसकी गद्दी को जो है उसने जबरदस्ती हथिया लिया है और उसे बैनिश कर दिया है और उसे भेज दिया है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में। उसके कुछ ड्यूक सीनियर के साथ कुछ कोर्टियर्स हैं जो उसके लॉयल थे, वो भी उसी के साथ चले गए हैं। और उनके साथ एक और एक फूल गया है उनके साथ, जैसे फूल कह सकते हैं उसे, जैकस है, जो जैकस भी उसके साथ गया है, जो वो भी एक कोर्टियर है। और वहां पे जाते ही एमन से एक सॉन्ग गाता है, बोलो 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 द विंटर विंड, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है यूट्यूब पे, उसे चेक कर लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके। तो दोस्तों, यहीं पे फाइट होती है। फाइट में जाने से पहले ऑरलैंडो को रोजालिंड आती है और उसे बोलती है कि तुम क्यों बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो और चार्ल्स से क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें वो जान से मार देगा। बोलता है मैं अगर मर जाऊं तो मेरे यहाँ पे दुनिया में कोई मुझे प्यार नहीं करता है, तो मेरा कोई फायदा नहीं है, मतलब अगर मर जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मरूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही फाइट होती है तो हमारा जो हीरो है ऑरलैंडो, वो चार्ल्स को एकदम से मार देता है। इससे ड्यूक फ्रेडरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो वहां से चला जाता है गुस्से में, और वहां पे रोजालिंड आती है, अपनी गोल्ड चेन दे देती है ऑरलैंडो को, जिससे कि ऑरलैंडो को उस रोजालिंड से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और वो उसे कुछ थैंक यू भी नहीं बोल पाता है, और उसे बड़ा बुरा लगता है कि यार मैंने इसे थैंक यू भी नहीं बोला, उसने मुझे अपनी गोल्ड चेन दे दी।
और मीनवाइल हमें पता चलता है कि ओरलैंडो जो है अपने भाई के साथ फाइट होती है उसकी, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे लगता है कि ऐसे तो नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है, वो चला जाता है छोड़ के, फॉरेस्ट ऑफ ओडन चला जाता है वो अपना घर छोड़ के, अपने जो उसका एक नौकर है एडम, उसके साथ चला जाता है। वो एडम बहुत ही ओल्ड एज नौकर है उसका, उसके फादर का भी नौकर था, अभी उसका साथ दे रहा है वो। तो दोनों फॉरेस्ट ऑफ ओडन पे चले जाते हैं और वहां पे जाके वो मिलते हैं ड्यूक सीनियर से और उनके साथ रहने लगते हैं। और दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिंड को निकाल दिया है अपने कोर्ट से। रीजन नहीं बताया, उसने बोलता है कि बस तुम एक एक उसकी लड़की हो, ड्यूक सीनियर की लड़की हो, तो तुम भी उसी का खून हो, तो तुम्हें मैं कोर्ट में नहीं रख सकता, तुम्हें भी जहां पे से जाना पड़ेगा। हालांकि उसने पहले खुद ही रखा होता है रोजालिंड को ताकि वो सीलिया के ख्याल रख सके, लेकिन अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने रोजालिंड को भी निकाल दिया है। और वहां पे क्या होता है कि सीलिया भी उसके साथ चली जाती है, बोलती है अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उन्हें पता है कि फॉरेस्ट में जाना है, वो सोचते हैं कि फॉरेस्ट में रहते हैं जाके हम फॉरेस्ट ऑफ ओडन में। अब उन्हें पता है फॉरेस्ट में रहना है, तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि लड़की का रहना सेफ नहीं है। तो गैनीमेड क्या करती है, सॉरी रोजालिंड क्या करती है, वो एक मेल अवतार ले लेती है, मेल डिस्गाइज हो जाती है और अपना नाम रख लेती है गैनीमेड। और दूसरी ओर जो हमारी सीलिया है वो भी डिस्गाइज कर लेती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी में डिस्गाइज कर लेती है, एक शेफर्डर्स बन जाती है वो और अपना नाम रख लेती है एलियाना। उनके साथ एक फूल भी जाता है जिसका नाम है टचस्टोन, और वहां से वो चले जाते हैं। जब वो फॉरेस्ट ऑफ ओडन में पहुंचते हैं तो वहां पे जाते हैं, वो पहले जैकेट से मिलते हैं, जैकेट से थोड़ी बातचीत करते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारा जो फादर है वो आसपास ही होगा कहीं पे, है ना। और रोजालिंड को वहां पे एक हर दरख्त पे कोई ना कोई पोइट्री, मोरल पोइट्री दिखाई देती है, जिसमें हर दफा उस पे उसका नाम लिखा होता है। हर तीसरे पेड़ पे ऐसी कोई ना कोई पोइट्री है जिसपे उसी को सराया जा रहा है, उसकी ब्यूटी को सराया जा रहा है। हालांकि वो खुश होती है, लेकिन आपको पता है कोई ज्यादा तारीफ करे तो फिर अच्छा नहीं ना लगता है। तो बोलती है ये कौन है भाई, ये कौन बंदा है ये मेरे बारे में जो पोइट्रियां हर पेड़ पे लिखे जा रहा है, हर पेड़ पे लिखे जा रहा है। तो आपको पता है ये हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है जो ओरलैंडो, वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है और वो पोइट्री द्वारा कर रहा है। और उसे पता भी चल जाता है रोजालिंड को बाद में कि ये तो ओरलैंडो ही कर रहा है। अब वो गैनीमेड बनी हुई है ना, गैनीमेड बनी हुई है, तो वो उसे बोलती है कि इस तरीके से थोड़ी प्यार का इजहार किया जाता है। जब वो उसे मिलते हैं, फाइनली वहां पे पहुंचते हैं, ओरलैंडो मिलता है उनसे साथ, तो बोलती है ऐसे नहीं होता, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो बोलती है तुम मान लो कि मैं रोजालिंड हूँ और तुम मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें प्यार सिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है, इजहार कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से वो ओरलैंडो को जो एक प्यार में बोलते हैं ना कि लोग मूर्ख बन जाते हैं, तो ओरलैंडो जो था मूर्ख टाइप बन गया था प्यार में, और वो उसे उसकी विट्स दिला देती है बार बार कि हाँ ठीक है ऐसे किया जाता है प्यार, है ना। तो वो उसे सिखाती है पूरी तरीके से और अपने प्यार में उसे हालांकि वो भी बहुत चाहती थी ओरलैंडो को, लेकिन वो उसे अपने प्यार में जाल में एक तरह से उसे समझ सकते हैं कि फंसा लेती है। ऑन द अदर हैंड जो फोबे है, फोबे एक शेफर्ड है वहां की, जंगल की, फॉरेस्ट ऑफ ओडन की, और जिसे सिलीबियस जो एक शेफर्ड है, उसका फेलो शेफर्ड है, वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन फेबी उसे पसंद नहीं करती है। और फेबी क्या करती है, फेबी जब गैनीमेड को देखती है तो गैनीमेड उसको बहुत पसंद करने लग जाती है वो। तो वो बोलती है कि वो गैनीमेड को बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और हालांकि गैनीमेड जो आपको बताइए वो रोजालिंड है, तो वो उसे लगातार मना करती रहती है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता भाई, बाद में बता दूंगा इसका कारण, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें सिलीबियस को मान लेना चाहिए, मतलब उसका प्रपोजल तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक सीन हमारा ये चला हुआ था। दूसरी बात, ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि ओरलैंडो भी उसी दिन गया है जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ ओडन में, जिस दिन रोजालिंड और सीलिया गई हैं, तो वो सीधा वो ओलिवर के पास जाता है और उसे बोलता है सीधे जंगल चले जाओ भाई साहब, सीधे जंगल जाओ, ओरलैंडो को ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी, है ना। तो वहां से ओलिवर को जाना पड़ता है जंगल पे। जब वो जंगल में जाता है तो हमें पता चलता है कि जंगल में एक शेरनी आ जाती है, भूखी शेरनी आ जाती है उसके सामने, जो खाने वाली होती है। तभी हमारा जो हीरो है ओरलैंडो वो बीच में पड़ जाता है और अपने भाई को बचाता है, अपने भाई की जान बचाता है, और हालांकि उसके हाथ में लग जाती है, तो वो ओलिवर भागा भागा जाता है और रोजालिंड को बुला के लाता है। और रोजालिंड को जब वो बुला के लाता है तब वो बोलते हैं कि उसको देख के दया आती है ओरलैंडो को देख के, और फिर वो बोलती है कि अब मैं रिवील कर दूंगी अपनी मेरी जो रियल फीमेल डिस्गाइज है ना, अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो मैं उसे रिवील कर दूंगी क्योंकि मैं गैनीमेड नहीं हूं, मैं ही रोजालिंड हूं, है ना। तो ओलिवर को उसी टाइम पे ओलिवर एलियाना को देखता है, मतलब सीलिया को देखता है, और उसे भी उसके डिस्गाइज्ड रूप में उसे मोहब्बत हो जाती है, उसे प्यार हो जाता है, और वो लव एट फर्स्ट हो जाता है, दोनों में सीन हो जाता है, और फिर वो बोलते हैं कि हम भी दोनों शादी करेंगे। ऑन दी अदर हैंड टचस्टोन भी एक एक लड़की है, टचस्टोन भी उसे अपने फूल के टचस्टोन वैसे तो फूल है लेकिन बहुत ही समझदार इंसान है वैसे तो वो भी अपनी जो उसकी विट से वो एक लड़की होती है वहां पे फॉरेस्ट ऑफ ओडन में,
आई एक्चुअली डोंट रिकॉल हर नेम। तो उस लड़की को वो एक तरह से एंटेंगल कर लेता अपने जाल में और टचस्टोन की उससे शादी हो जाती है। हालांकि उसका जो इंटेंडेंट शूटर था वो था विलियम, वो भी एक कंट्री मैन ही था। तो लेकिन वो उससे शादी नहीं करती है, वो टचस्टोन से शादी कर लेती है। तो एक साइड पे टचस्टोन की शादी हो जाती है और दूसरी साइड पे हो जाती है ओलिवर और सीलिया की शादी हो जाती है। पंगा बड़ा हुआ है फोबे का, क्योंकि फोबे पसंद करती है गैनीमेड को और गैनीमेड पता है आपको एक्चुअल में रोजालिंड है दूसरी, और सिलिवियस पसंद करता है फोबे को। तो वो जब शादी की जगह पे प्लेस पे पहुंचते हैं तो गैनीमेड उससे बोलती है कि भाई देखो फोबे, अगर तो तुम मुझसे शादी कर सको तो ठीक है, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अदरवाइज अगर मैं कहीं किसी कारण से तुमसे शादी नहीं कर पाऊं तो तुम सिलिवियस से शादी कर लेना। और जब शादी का सीन होता है तब जो गैनीमेड है वो अपने रियल अवतार में आती है और उसे बताती है कि मैं एक्चुअल में रोजालिंड ही हूं, मैं फोबे नहीं हूं, तो सॉरी मैं गैनीमेड नहीं हूं। तो इवेंचुअली फोबे को सिलिवियस से शादी करनी पड़ती है और रोजालिंड शादी कर लेती है अपने हीरो ऑरलैंडो से। हालांकि सभी बहुत खुश हैं, टचस्टोन भी बहुत खुश है, ओलिवर सीलिया भी बहुत खुश हैं, रोजालिंड ऑरलैंडो ये भी बहुत खुश हैं। और हमें पता चलता है कि खुश कौन नहीं है, फोबे भी खुश नहीं है और सिलिवियस भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि फोबे पसंद करती थी गैनीमेड को जो कि रोजालिंड ही थी, और सिलिवियस ने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो उसे पसंद ही नहीं करती, जो किसी और को प्यार करती है। तो इस तरीके से दो लोग ही थोड़े उतने ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन बाकी सभी ज्यादा खुश हैं, है ना। ड्यूक बोल देता है कि हाँ रोजालिंड तुम शादी कर लो, और से कोई बात नहीं, वो परमिशन दे देता है। इसी तरह से सभी शादियां हो जाती हैं और फाइनली जब शादियां हो जाती हैं सब सारे खुश हो गए, तभी उसी टाइम पे वहां पे जैकिस डी बोयज आता है। वो अनाउंस करता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो एक हर्मिट बन गया है अभी, है ना, साधु बन गया, उसने अपना सारा राज गद्दी जो है त्याग दी है। अब वहां पे ड्यूक सीनियर जाके राज कर सकता है। तो वहां पे सभी सारे अपने राजकोट की ओर चल पड़ते हैं, डशी की ओर चल पड़ते हैं। ड्यूक सीनियर और उसकी सारी पार्टी जैकिस जाने से मना कर देता है, बोलता नहीं मैं ड्यूक फ्रेडरिक को ज्वाइन करूंगा, मैं भी हर्मिट बन जाऊंगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है और मैं यहीं पे रहूंगा। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये नोवेल खत्म हो जाता है, सॉरी हमारा यहाँ पे ये प्ले खत्म हो जाता है, जिससे कि हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्ले। कुछ लोगों ने इसको इसलिए टारगेट भी किया था कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत एब्रप्ट एंडिंग दी है, मतलब एकदम से एंडिंग कर दिया है। ड्यूक फ्रेडरिक का एकदम से ठीक हो जाना, हर्मिट बन जाना, वो उसका कोई तुक ही नहीं है, मतलब कुछ कारण ही दिया, सीधा बता दिया कि ड्यूक फ्रेडरिक हर्मिट बनना चाहता है। तो इसमें भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात उन्होंने शेक्सपियर को इसलिए भी टारगेट किया है कि जो सीलिया है वो ओलिवर जैसे बंदे के साथ कैसे पसंद कर सकती है। पहले तो उसका टचस्टोन के साथ बहुत सारे अच्छी मिंगलिंग थी, लेकिन बाद में टचस्टोन शादी कर लेता है किसी और लड़की से। और हमारा जो सीलिया है वो एक ऐसे बंदे के लिए शादी कर लेती है जो पहले इतना बुरा इंसान हुआ करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं बन सकता, वो अच्छा बन सकता था, लेकिन किसी का इतनी जल्दी अच्छा बन जाना ये बात हजम नहीं होती है। तो इसी पे इन कुछ जो कारण है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो इन पे हमारा ये नॉवल, हमारा प्ले जो खत्म हो जाता है यहाँ पे। आपको ये कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो फिर ऑब्वियसली कमेंट करके तारीफ कीजिए, और आप इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।